हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके के टॉप 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके से संबंधित मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर की भी रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे। इजी और मीडियम लेवल दोनों तरह के प्रश्न यहाँ पर ऐड किए हैं। सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड और संभावित हैं, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रश्नों की टोटल संख्या है वो कितनी है जी, 100 है। जैसा आप सभी से पहले पूछा गया था कि कल कौन सी क्लास लें, हालांकि हमारी कल क्लास नहीं लग पाई थी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आज जो प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 100 है और टारगेट आप सभी को दिया जा रहा है 85 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। पूरे 100 प्रश्न लगातार डिस्कस करने वाले हैं फुल स्पीड में। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से पहले प्रश्न का आंसर करिएगा। हॉकी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ हॉकी? फटाफट से आंसर करिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर के लिए ज्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को भी रोक सकते हैं। देखिए, हॉकी के साथ साथ आप क्या लिख लीजिए, आप लिख लीजिए क्रिकेट। क्रिकेट के साथ साथ लिख लीजिएगा फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों में ही प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, और साथ में 9 ध्यान रखिएगा, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से आंसर करिएगा। और आज की जो क्लास है ये आपकी आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है जी। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए, ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है शोएब अख्तर, आपका आंसर करेक्ट है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और कई बार हमने भी अपनी क्लासेस में करवाया है, तो प्लीज इसको गलत मत करिएगा। क्वेश्चन है कि मीन कैंप किसकी पुस्तक है? इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष जो है यह किसकी पुस्तक है, किसके जीवन पर आधारित है? जल्दी से आंसर करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर बता रहे हैं एडोल्फ हिटलर, उनका आंसर करेक्ट है जी। साथ में ये जो लियो टॉल्स्टॉय हैं ये भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ये भी अपने आप में प्रश्न है, और अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं उसके बारे में आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने मन में उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर से बेहतर हो सके। लियो टॉल्स्टॉय से संबंधित कौन सी पुस्तक पूछी जाती है? वार एंड पीस। वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? तो ये है लियो टॉल्स्टॉय। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन? जल्दी आंसर करिए। विज्ञान, साहित्य, शांति या फिर चिकित्सा? जल्दी से आंसर करिएगा, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या सभी ऑप्शन बी को बता रहे हैं? अब इसके साथ ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार सन 1965 में दिया गया। मलयालम भाषा के लिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को। जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 1965 में। ये आपसे पूछ सकता है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
किसान घाट किसका समाधि स्थल है, जल्दी से बताइए। हुज टॉम्ब इज किसान घाट? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या फिर राजीव गांधी? जल्दी आंसर करिए, आंसर मैच करिएगा। जो भी यहां पर ऑप्शन सी को बता रहे हैं चौधरी चरण सिंह, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। साथ में इंदिरा गांधी भी ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, शक्ति स्थल। ओके। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है, कमेंट करिए। क्या नाम है, अभय घाट है। साथ साथ बोला करिए, अभय घाट। और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, वीर भूमि है। यह भी ध्यान रखिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? मुखोटा, यक्षगान, भरतनाट्यम या फिर लावणी? भारत के प्रमुख लोक नृत्य के ऊपर आपको वीडियो मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज सेक्शन का अलग से वीडियो बना हुआ है। देखिए, इनमें से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं ना, लावणी उनका राइट आंसर है जी। साथ में मुखोटा भी ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो यह कर्नाटक का नृत्य है। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, जल्दी से आंसर करिए। भरतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर मोहिनी अट्टम? क्या आंसर करेंगे? फटाफट से आंसर करिए। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध, अगर आप सभी ऑप्शन ए को बता रहे हैं भरतनाट्यम, और साथ साथ ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, ये दोनों ही नृत्य करती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन ए क्या आंसर बता रहे हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लास हमारी आज की प्रीमियर्ड है, तो आप सभी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम ले लीजिए, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, आवाज आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। बस आपको टेस्ट लगाना है। जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे ना, उस दिन आपको यहां पर भी बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उस दिन आपके बारे में सब लोग जान जाएंगे। ठीक है, अभी आपके बारे में आस पड़ोस के लोग भी नहीं जानते होंगे। बस सिलेक्शन ले लोगे तो आस पड़ोस के गांव भी जानेंगे। ठीक है, तो आपका मेन ध्यान सिलेक्शन लेने पर होना चाहिए, नाम लेने पर नहीं। सिलेक्शन ले लोगे, नाम अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है? शहनाई, वायलिन, तबला, बांसुरी? जल्दी से आंसर करिए। पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को दिया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपका बच रहा है अभी करवाने के लिए। भारत के प्रमुख शोध संस्थान और भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं बता दीजिएगा। अभी सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं कम्युनिटी में पोल भी डालूंगा। ठीक है, तो वहां पर देखकर भी बता सकते हैं। देखिए आंसर, भारतीय दलहन शोध संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय कानपुर में है जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। आंसर मैच करते जाइए, सभी ने ऑप्शन ए को दिया है ना। आगे चलते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा बल का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन टिबेटियन बॉर्डर फोर्स लोकेटेड? नई दिल्ली, शिमला, लखनऊ, कोलकाता? और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, स्टैब्लिश्ड कब हुआ, ये भी बताइए। ये क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको रिसेंटली क्लासेस में करवा चुका हूं। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। लगभग सभी ने ऑप्शन ए को ही आंसर किया होगा।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? राजस्थान, असम, तमिलनाडु, ओडिशा। वेयर इज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? ये भी टॉपिक करवा दिया गया है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो बताइए जल्दी से, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहां है? क्या सभी ऑप्शन बी को बता रहे हैं? असम आपका करेक्ट आंसर होगा जी। आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। किस मुगल शासक का मकबरा सिकंदरा में है? जल्दी से बताइए। हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बाबर। द टॉम्ब ऑफ विच मुगल रूलर इज सिचुएटेड इन सिकंदरा? फटाफट से आंसर करिए। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में 2 से 3 बार बताया है आपको, तो प्लीज आंसर करिएगा, गलत मत करिएगा। देखिए, सिकंदरा में किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है जी, है ना। हुमायूं का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में है, ये सभी को पता होना चाहिए। बाबर का मकबरा कहां पे है? काबुल में है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। दिल्ली में स्थित हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, हेन सांग। जल्दी आंसर करिए जी। दिल्ली में स्थित हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? क्या सभी ने ऑप्शन बी को बताया है? अलाउद्दीन खिलजी आपका आंसर करेक्ट है जी। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। ओके, अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहां पे है? तो दिल्ली में है। ओके, अब देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करवाया था, पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसका ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, इल्तुतमिश ने। आगे चलें 14 नंबर की तरफ। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? देखिए, भारत अपना 1947 में आजाद हो गया था, है ना, परंतु गोवा 1947 में आजाद नहीं हुआ है। ओके, गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। आजादी के बाद तक भी पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 से लेकर 1961 तक शासन किया है। ठीक है, तो यहां पे 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद करवाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने 15। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ लोकेटेड? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। आंसर कर दीजिए जल्दी से बस। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है? फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, बस टाइम इन्वेस्ट किया जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा और फटाफट से हम 100 प्रश्नों की तरफ चले जाएंगे। आज की आपकी दूसरी मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 1 अप्रैल से हमारे पर डे 2 क्लासेस होंगी, मॉडल पेपर की भी और ऐसी 50 और 100 क्वेश्चन की भी। ठीक है, चलिए आगे है। चीन की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना? नेशनल पीपुल्स असेंबली, शोरा, फेडरल असेंबली, पार्लियामेंट। जल्दी आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए लिए गए हैं। ठीक है,
चीन की संसद का नाम क्या है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है जापान की संसद। जापान की संसद का नाम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी संसद का नाम क्या है? डायट है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाइना की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स असेंबली, ऑप्शन ए। शोरा किसकी संसद है जी? अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा है। फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। 17 नंबर, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण या फिर मत्स्य पुराण? जल्दी आंसर करिए जी। विच इज द मोस्ट एंशियंट एंड सर्टिफाइड पुराना अमंग द पुराण्स? आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पर ऑप्शन डी को बता रहे हैं? मत्स्य पुराण आपका आंसर परफेक्ट है जी। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। आगे चले जी 18 की तरफ। प्रमुख स्थल हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? हु वर द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द मेजर साइट हड़प्पा? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव या फिर यज्ञदत्त शर्मा? देखिए, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था 1921 में, ठीक है जी। ये किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। राखलदास बनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? जल्दी बताइए। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आगे चलें, 19 नंबर देखिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट से आंसर करिए। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध? राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन, वसुमित्र? जल्दी आंसर कर दीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, सिद्धार्थ। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है जी आपका। बस आंसर मैच करते जाइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म सभी को पता है ना, लुम्बिनी में हुआ है और मृत्यु हुई है कुशीनगर में। आगे 20 नंबर देखिए। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर नागा अर्जुन? What was the name of the founder of गुप्ता डायनेस्टी? देखिए, प्रमुख प्राचीन राजवंश और उनकी राजधानियां, उनके संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए 15 ही क्वेश्चन आएंगे जीके के, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर ले जाएगा, है ना। बचे आपके 11 से 12 प्रश्न। अब 11 से 12 प्रश्न है आपके पास, टॉपिक तो भाई 100 से ऊपर है ना। तो आपका काम है पढ़ना। इस टॉपिक से प्रश्न शायद देखने को मिल जाए, शायद देखने को ना मिले, बट आपको तो आने चाहिए ना, आपको तो ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? श्रीगुप्त। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 21 की तरफ। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड बुद्ध चरित्रा? बाणभट्ट, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र? आंसर करिए जल्दी से। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अश्वघोष आपका करेक्ट आंसर है जी। बस आंसर मैच करते जाइए और टेस्ट को लगाते जाइए। कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, ठीक है। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, पूरे 100 प्रश्न लगातार चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए जल्दी से आंसर करिएगा। यहाँ पे 2 फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, एक है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और एक है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। दोनों के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम विक्रमशिला की बात करेंगे। इसके संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। अब इसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी और है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी
इसकी स्थापना किसने की, कमेंट करिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला की स्थापना की है धर्मपाल ने, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है कुमारगुप्त ने। किसने की है? कुमारगुप्त ने। इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुगल वंश में कौन से, किसके बाद कौन शासन पर आया था, ये आपको क्रम पता होने चाहिए। मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई थी, इसकी ट्रिक है भाई साहब। भाई साहब, बस इसको क्या करना है आपको, ये जो आई है इसका आपको जे बना लेना है बस। ठीक है जी, पहले नंबर पे है आपका बाबर, दूसरे नंबर पे हुमायूं, ठीक है, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर द्वितीय। हमसे बोला है जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन आया? जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन आया है? शाहजहां। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ना? ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, जो ट्रिक है इसमें बस आई का आपको बाद में जे बना लेना है और आसानी से कर पाएंगे फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट से बताइए, सिंपल प्रश्न है। ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में भी कई बार करवाया गया होगा आपको स्कूल टाइम में, तो ये बता दीजिए फटाफट। इन विच ईयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? कहां पर हुई है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला? कमेंट करिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है जी, भारत में पहला कारखाना कहां खोला? भारत में पहला कारखाना कहां खोला? तो कहां खोला है? ये खोला है सूरत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना खोला था। क्वेश्चन नंबर 25, किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। Who is considered the father of civil service in India? जल्दी से आंसर करिए फटाफट से। किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? क्या सभी ऑप्शन बी को बता रहे हैं? कॉर्नवालिस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कॉर्नवालिस से कि स्थायी बंदोबस्त, क्या जी, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो कॉर्नवालिस के समय में। कर्जन मैं आपको बार बार बता चुका हूं, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन इनके समय में, बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था 1905 में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है? इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? ये सभी क्वेश्चन छोटे क्यों हो रहे हैं बताइए, चलिए कोई बात नहीं। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। जल्दी से आंसर कर दीजिए। वेयर डिड मोपला रेबिलियन टेक प्लेस? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? केरल। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। सभी को टेस्ट पसंद आ रहा है ना? इसी टाइप के प्रश्न ऐड किए हैं। देखिए डेली इजी 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 क्वेश्चन कर लेते हो आप, अदर जगह आपके बुक्स में भी आसान दे रखे हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एग्जाम है ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद देख लीजिएगा कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? Who returned the title of Kesar e Hind in protest against the Jallianwala Bagh massacre?
नेहरू जी ने, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन जो भी यहां पर सी को बता रहे हैं, महात्मा गांधी उनका आंसर करेक्ट है जी। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने सभी पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया था और बहुत से भारतीय जो है इसमें मारे गए थे। ठीक है जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और किसके समय में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये ध्यान रखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? जल्दी से बताइए। 31, 1930, 1932, 1920? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? टोटल 3। ये 3 हुए हैं। पहला हुआ है 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32, लगातार हुए हैं। ठीक है, और ये कहां पे हुए हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन? तो तीनों हुए हैं लंदन में, और इन तीनों की अध्यक्षता की है रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया था। आगे चलें जी, आगे देखिए। किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? किसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। जो भी यहां पे ऑप्शन बी को दे रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका आंसर करेक्ट है जी। चला जाए आगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 30 नंबर। कौन सा ग्रह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान ही है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि? विच प्लैनेट इज सिमिलर टू अर्थ इन डेंसिटी, साइज एंड डायामीटर? देखिए, जो ग्रह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है वो ग्रह है शुक्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी कारण से इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है जी, शुक्र ग्रह को बोलते हैं सांझ का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल ग्रह। कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, शनि ग्रह क्या है जी? आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखिएगा, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? लीजिए, क्वेश्चन भी बड़ा हो गया है और आंसर भी जल्दी से कर दीजिए। कौन सी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, लिग्नाइट, स्लेट? जल्दी से बताइए, क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट वाला प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके साथ साथ बलुआ पत्थर और लिग्नाइट कोयला, ये क्या है जी? अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। किसके? अवसादी चट्टान के। स्लेट भी ध्यान रखिएगा, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित यानी कि रूपांतरित, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने।
सुपर इंपॉर्टेंट और सुपर स्टैटिक क्वेश्चन है, आंसर करिए जल्दी से आंसर कर दो जी। नेपाल में डैश को सागर माथा भी कहा जाता है, गंडक नदी को, बेतवा नदी को, माउंट एवरेस्ट पर्वत को, या फिर नीलगिरी श्रेणी को। नेपाल में किसको सागर माथा कहते हैं? क्या आंसर कर रहे हैं? क्या सभी यहां पर ऑप्शन सी को दे रहे हैं? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आंसर करिए जी फटाफट से। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द नेम ऑफ फ्रांस? टोक्यो, पेरिस, केप टाउन, ढाका। प्रमुख राजधानियां और उनकी मुद्राएं, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, देखिए फ्रांस की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेरिस को। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? इन तीनों का भी आंसर करिए अभी के अभी। ठीक है, टोक्यो किसकी कैपिटल है? टोक्यो कैपिटल है जापान की। लीजिए, केप टाउन किसकी कैपिटल है भाई? केप टाउन प्रिटोरिया। ठीक है, यह कैपिटल है दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका। और ढाका सभी को पता है बांग्लादेश की कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है। चलें आगे, आगे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी आंसर करिए। किसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर करिए जल्दी से। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा। क्या आंसर करेंगे? विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड? थर्स्टी लैंड, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलें आगे, 35 नंबर है आपके सामने प्रश्न। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? इन विच ओशन इज मेरियाना ट्रेंच लोकेटेड? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर करेंगे? फटाफट से आंसर चाहिए। मेरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में है जी, मैच करते जाइए। ऑप्शन ए, क्या सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है जी मेरियाना गर्त, इसी महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं 36 नंबर की तरफ। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश का भौगोलिक उपनाम है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज द ज्योग्राफिकल नेम ऑफ विच कंट्री? मध्य रात्रि सूर्य का देश किसको कहा जाता है? आंसर मैच करिए। क्या ऑप्शन सी को बता रहे हैं? नॉर्वे आपका आंसर सही है। ठीक है, जापान को बोलते हैं उगते हुए सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश भाई। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटेन को बोलते हैं डूबते सूर्य का देश। क्या है? डूबते सूर्य का देश, ये ध्यान रखिएगा। 37 नंबर है, किससे स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहते हैं? एक और प्रश्न आपके भौगोलिक उपनाम से, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन रिपीटेड है जी, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। विच इज आल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा? म्यांमार, सैन फ्रांसिस्को, बेल्जियम, श्रीलंका। जल्दी आंसर कर दीजिए फटाफट से। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को, ऑप्शन ए आंसर दिया है ना सभी ने। साथ में देखिए, बेल्जियम को बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। आगे है 38 नंबर प्रश्न। नील नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तिब्बत का पठार, विक्टोरिया झील,
कोलंबिया झील या फिर मानसरोवर झील? आंसर करिए। फ्रॉम वेयर डज द नाइल रिवर ओरिजिनेटेड? विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है। उद्गम स्थल कहां से है? विक्टोरिया झील। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है जी। सभी ने बी को दिया है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। फिलीपींस की राजधानी का नाम बताइए जल्दी से। और फिलीपींस ही नहीं, इन सबका बता दीजिए कि कौन से देश की राजधानी है ऑप्शन में। ओके, जल्दी फटाफट से आंसर करिए। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमिक किसकी कैपिटल है? सीरिया की कैपिटल है। सीरिया की राजधानी का नाम क्या है? दशमिक है। मस्कट किस देश की कैपिटल है? ओमान की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ओमान की। मकाऊ क्या है? मकाऊ की ही कैपिटल है, मकाऊ सिटी। ठीक है। मनीला में क्या है भाई? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में ही है। 40 नंबर है आपके सामने। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला, नीलगिरी, अमरकंटक, मैकाल पर्वत। यह भी प्रश्न आपको हमारी अग्निवीर की क्लासेस में करवाया जा चुका है। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो फिर आप गलत नहीं करेंगे, है ना। और नए हैं, अगर पहली बार पढ़ा है तो देखिए आज आपको छूट है, आज आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ओके, तुक्का भी लगाइएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आज, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, याद करने हैं। ये 100 क्वेश्चन तो मैं आपको करवा रहा हूं, परंतु साथ साथ आपके 150 से 180 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जोड़ें तो। यहां पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, उनके बीच में स्थित है। चलें 41 नंबर देखिए। 41 नंबर का आंसर करिए। प्रश्न है मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में है? मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, गोवा। मार्मा गोवा बंदरगाह कहां पर है? भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन सा बंदरगाह कौन से शहर में है? सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? गहरा बंदरगाह कौन सा है? जवारीय बंदरगाह कौन सा है? ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे छोटा बंदरगाह, ये आपको पता होने चाहिए और इनसे खेलना पड़ता है क्वेश्चंस को आपस में। ठीक है। जितना क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे, जितना इनसे परिचित रहेंगे, उतना ये भी आपसे परिचित रहेंगे, उतना जल्दी ये भी आपको याद हो जाएंगे, है ना। एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, एक दिन 2 दिन उसके बाद साफ, है ना। जितना प्रैक्टिस लगाएंगे, जितना इनको पढ़ेंगे, इनके साथ खेलेंगे, इनके साथ परिचित होंगे, ये भी आपको उतना ही सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं। मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में है, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। गुजरात में प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए बता रहा हूं। कांडला बंदरगाह है, इसको बोला जाता है ज्वारीय बंदरगाह, ये भी ध्यान रखिएगा। किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं? कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बोलते हैं और ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। जल्दी आंसर कर दीजिए। उकाई परियोजना, इन विच स्टेट इज उकाई प्रोजेक्ट लोकेटेड? उकाई परियोजना किस नदी पर है? यह भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। उकाई परियोजना जो है यह आपकी ताप्ती नदी पर है। कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर। स्टेट है आपका गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये पता है ना, करवा चुका हूं आपको। आगे चलिए। IMF का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 43 है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43। IMF का पूर्ण रूप क्या है और IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर के लिए समय चाहिए तो रोकिएगा सेशन को। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका।
इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। कहां पर है जी? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर, खादर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? क्या आंसर करेंगे आप सभी? क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को दे रहे हैं? बांगर आपका राइट आंसर है। खादर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। आगे देखिएगा 45 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जल्दी आंसर करिए जी फटाफट से। विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया? जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए, भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, और वर्ल्ड लेवल पर बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए गुजरात पे आइए। गुजरात में क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया है एक बार? कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, कपास का सर्वाधिक उत्पादन। कर्नाटक भी पूछा गया है, किसका? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। मध्य प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है ना, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, इसीलिए इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। और यहां पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर की तरफ। शहर कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? सतलुज नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। देखिए, अगर लगातार एग्जाम तक हमारी क्लासेस लगा लेंगे ना, पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट में भी रिपीट करते करते आपके दिमाग में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिमाग में एक इनकॉन्शियस माइंड होता है जो एक बैकअप की तरह काम करता है। जब आप एग्जाम में बैठने जाएंगे ना, जब आप टेस्ट लगाएंगे कभी भी प्रैक्टिस सेट, अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखते ही 2-3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड आपके याद आने लगेंगे। ठीक है, बस क्लासेस रेगुलर लगानी है और आपको अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करना है, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बन रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन पर ही अपलोड हो जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे पहले से 2 मॉडल पेपर की सीरीज अवेलेबल है, 20 मॉडल पेपर, 40 मॉडल पेपर टोटल अवेलेबल हैं एप्लीकेशन में। बट अभी 20 या 21 तारीख को हमारी नई टेस्ट सीरीज आने वाली है अग्निवीर 2023 के लिए, है ना। और अगर आपको जीके और साइंस पढ़ना है तो 2800 प्लस क्वेश्चन की हमारी बुक है, 2800 प्लस क्वेश्चन की हमारी 1 लाइनर बुक है जी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है ये। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ मिलेगा। 2800 प्लस क्वेश्चन रहेंगे 1 लाइनर। ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन का नाम है शुभम ई क्लासेस, प्ले स्टोर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इस बुक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, राइट, और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। शहर कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चला जाए 47 नंबर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? आंसर कर दीजिए फटाफट से भाई। 2-3 फैक्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में, ऑप्शन ए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों एग्जाम में पूछा जाता है? क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में क्या बन गया था? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहां हुई, स्टैब्लिश्ड कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1955, इसका ध्यान रखिएगा। अब 1935 इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? मुंबई में है। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। 48 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसमें फंस सकते हो आप, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे लेवल पर है ना। रेलवे एसएससी में तो आता ही है, अभी तक आर्मी में नहीं आया है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जब मैं टेस्ट सीरीज बना रहा था ये वाली 100 क्वेश्चन की, तो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से, प्रत्यक्ष कर का यहां पर जो संपत्ति कर है ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है। बाकी सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। Who was the first फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जल्दी आंसर करिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह। फटाफट से आंसर करिए जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर करेक्ट है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, बट स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्रिमंडल इन्हीं के पास था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? ये चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं। अब आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? ये सभी कमेंट करिए चलिए जल्दी से, और फिर आंसर मैच करिए। ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, आपको बताना है मौलिक अधिकार किस भाग में है और किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं ये भी बताइए, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद क्या सभी ने 12 से 35 आंसर किया है भाई? किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कौन सा अधिकार हटाया गया है? इसमें एक संपत्ति का अधिकार था। किसका जी? संपत्ति का अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अब ये एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और यह अनुच्छेद 300A में है। अब चलते हैं 51 की तरफ। आपके पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट हैं, आखिरी के 50 प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अभी तक सेशन में बने हैं वैसे ही बने रहिएगा, आगे भी पूरे धुआंधार 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और डिस्कस करेंगे और पूरे 100 प्रश्न का टेस्ट कंप्लीट करेंगे। 100 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। फटाफट से आइए सेशन पे। संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं जल्दी बताइए? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। देखिए, यहां पर तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी है। एग्जाम में और भी प्रश्न पूछता है, संसद में कुल कितने सदन हैं? संसद में कुल कितने सदन हैं? संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अंग 3 है, सदन 2 है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संसद जो है यह अनुच्छेद 79 के अंदर वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर की तरफ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? 51, 47, 50, 1952। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी बताइएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को बता रहा है 1950। देखिएगा, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। अब योजना आयोग नहीं है,
इसके आधार पे क्या शुरू किया गया है? नीति आयोग। क्या शुरू किया है? तो नीति आयोग शुरू किया है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। चले आगे। आगे देखिए 53 नंबर, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अपना त्यागपत्र देता है प्रेसिडेंट को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जी। यहां पे सभी ने ऑप्शन सी को दिया है। आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, हिमा दास, एमसी मैरी कॉम। पायली एक्सप्रेस के नाम से, या फिर हिंदी में बोले तो उड़न परी के नाम से, उड़न परी ये बोला जाता है पीटी उषा को। ये रनर से संबंधित है, एथलेटिक्स से है। और साथ में हिमा दास, ध्यान रखिएगा, हिमा दास को बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? ढींग एक्सप्रेस। और ये असम से संबंधित हैं। ठीक है जी। मैरी कॉम बॉक्सिंग से हैं, इसको सुपर मॉम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो ये वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ना, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आए। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूं, क्या पता इसमें से प्रश्न बन जाए। तो किसी को भी हल्के में मत लीजिएगा। आपसे मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उसको आपने आप मन में ही रिवाइज कर लिया कीजिए। ठीक है, अगर कमेंट करने का समय नहीं है या फिर मैं थोड़ा जल्दी ही लिख देता हूं तो बोल लिया कीजिए मन मन में, ताकि याद हो जाए, लंबे समय तक आपके दिमाग में फंसे रहे। ठीक है, आगे देखिए। क्रिकेट खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिकेट गेम? भारत, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। ये तो बता ही देंगे शायद सभी बच्चे। ये बोला जाता है इंग्लैंड को जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, 56 नंबर है आपके सामने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां है? लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है जी, तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करिएगा। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट लाइव हैं अपने साथ इस समय, और लाइक का रेशो देख लो, लाइव और लाइक में कितना डिफरेंस है। देखिएगा, इसका आंसर जो ऑप्शन बी को दे रहे हैं पटियाला, उनका आंसर सही है जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? यह भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। ये लीजिए, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। जल्दी से बता दीजिए, बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? जो भी अरुणाचल प्रदेश को बता रहे हैं ना, ऑप्शन बी उनका राइट आंसर होगा जी। आगे चलते हैं 58 नंबर की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं किस देश में हैं? देश नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं? राज्य है जी, राज्य। ठीक है, बताइए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 59 देखिए, आराम हराम है किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। हु सेड कंफर्ट इज फॉरबिडन? आराम हराम है का नारा किसने दिया था जी? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था 1942 में।
जो आपका आंदोलन हुआ था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चलते हैं 60 की तरफ। नई शेकेल किस देश की मुद्रा है? बता दीजिए। न्यू शेकेल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? जॉर्डन, ईरान, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? नई शेकेल किस देश की मुद्रा है जी? जो ऑप्शन सी को बता रहे हैं ना, इजराइल, उनका आंसर करेक्ट है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इसकी संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, इनकी जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है मौसाद। ये सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर 61। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ योगा दर्शन? महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, पतंजलि, वेद व्यास। जल्दी आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? क्या सभी ऑप्शन सी को बता रहे हैं? पतंजलि राइट आंसर है जी। साथ में महर्षि गौतम क्या है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक। महर्षि कपिल क्या है जी? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। वेद व्यास सभी को पता है, महाभारत और भगवत गीता लिखी है। 62 नंबर एक और आपके सामने। किसने बिंबिसार की हत्या की थी? हु किल्ड बिंबिसार? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर शिशुनाग? आंसर करिए। और बिंबिसार किस वंश का शासक था जी? किस वंश का शासक भी था और संस्थापक भी था? बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश का संस्थापक था। जस्ट ए मिनट। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ओके, इसकी हत्या की थी अजात शत्रु ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अजात शत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। चला जाए आगे। आगे देखिएगा 63। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रवणबेलगोला, पावापुरी, कुंडलवन, कुशीनगर। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाई? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? तो ये हुई थी श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है, किस वंश को हराकर की थी? तो देखिए, नंद वंश को हराकर। नंद वंश को हराकर। नंद वंश का शासक था घनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मृत्यु के अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? बता दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी और इन्होंने मृत्यु के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ध्यान रखिएगा। 64 नंबर देखिए। किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल? आंसर सभी का सही चाहिए, बताइए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में हुए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में हुए थे? गुप्त काल में हुए थे। कुषाण काल में क्या है? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर गोल्ड कॉइन, वो हुए थे कुषाण काल में। चलें आगे। 65 नंबर देखिए। शहर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए। गंगा नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी? शहर हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? क्या सभी ऑप्शन बी को दे रहे हैं? रावी नदी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है रावी नदी। सिंधु नदी भी ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शहर है यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर। किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? जहांगीर, हर्षवर्धन,
चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है और कितनी बार बच्चों ने सही किया है। हर्षवर्धन के समय में आया था हेनसांग। ऑप्शन बी आंसर दिया है। 67 नंबर देखिए, सलार जंग संग्रहालय कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्न। जयपुर, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, आंसर कर दीजिए। वेयर इज द सलारजंग म्यूजियम लोकेटेड? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को दिया है? हैदराबाद। हैदराबाद ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। मैच करते जाइए। आगे चलते हैं 68 की तरफ। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार देती है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ग्वालियर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश ही देती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन क्या थे? अकबर के समय में थे, पता है ना, नवरत्नों में से एक थे। लीजिए, प्रमुख राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, हरि प्रसाद चौरसिया। ये मियां की मल्हार, ये इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्कस किया है कि जो तानसेन हैं वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका मकबरा ग्वालियर में है और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। प्रमुख राग मियां की मल्हार के रचयिता भी कौन है? तानसेन है। चले आगे। आगे देख लीजिए प्रश्न आपके सामने 70। कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है जी? विच डांस इज रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर? बताइए। ऑप्शन है झोरा नृत्य, सुई सिनी, रऊफ या फिर सांग नृत्य। सिंपल है जी। ऑप्शन क्या सी आंसर दिया है? रऊफ नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। झोरा नृत्य आपका यूपी में होता है और उत्तराखंड में भी होता है। सुई सिनी नृत्य कहां होता है? राजस्थान में होता है ना। भारत के प्रमुख नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। टॉपिक कंप्लीट है आपका, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे, होमवर्क का है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? ये आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। किसने किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। यहां पर ऑप्शन ए आंसर रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं 72। किसी स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला, अशोक स्तंभ। आंसर करिए जल्दी से। विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? किसे बोलते हैं? आंसर मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है, इंडिया गेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर की तरफ। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? गुजरात, असम, तमिलनाडु, बिहार। जल्दी आंसर करिए। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहां है? क्या सभी यहां पे ऑप्शन डी को बता रहे हैं? बिहार में। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर के लिए ज्यादा समय तो मैं आपको नहीं दे रहा हूं। अगर ज्यादा समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं। बाकी कोशिश किया करिए कि मुझसे पहले ही आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। टोटल इसके बाद 26 क्वेश्चन बचते हैं। टेस्ट को कंप्लीट लगा लीजिए और मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा। हमारी ये जो मेहनत है आपको दिखाई दे रही होगी। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। आप सफल हो जाएंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे भाई, ठीक है। अगर आप ही सफल नहीं होंगे तो फिर हमारा पढ़ाने का, इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको मेहनत करनी है। यूट्यूब से आपको बस हेल्प मिलेगी, आप प्रैक्टिस के लिए पढ़िए, ठीक है। और रही बात मैथ के सर की, है ना, ये क्वेश्चन 5-6 दिन से घूम रहा है। कुलदीप सर जो है वो 20 तारीख से आपकी क्लासेस चालू कर देंगे, ठीक है। 20 तारीख से आपके जितने टॉपिक बचे हैं, मार्च के महीने में हम कोशिश करेंगे सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएं, जितने मैथ के टॉपिक बचे हैं, ठीक है। तो मैथ की क्लासेस आपकी 20 तारीख से चालू हो जाएंगी। कृपया बार बार सेम कमेंट ना करें। देखिए,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। अब आपको साथ साथ ये किस भाग में वर्णित हैं और किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इनका ये भी बता दीजिए। जल्दी आंसर करिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। और ये भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद क्या है जी? 36 से 51। चले आगे 75 नंबर देखिए। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है? जल्दी आंसर करिए। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 76 नंबर देखिए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। जल्दी बताइए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। क्या आंसर करेंगे? आंसर चाहिए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए परफेक्ट है जी। 77 देखिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फटाफट से आंसर करिएगा। हाउ मेनी इयर्स इज द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? ऑप्शन अवेलेबल हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चयन है यह भी इंपॉर्टेंट है। यह होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन होता है, ठीक है जी। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहां पर, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए व्यक्ति की? तो कम से कम 35 वर्ष का होना उसको अनिवार्य है। ओके। उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? वित्त आयोग, पंचायती राज, आपातकालीन व्यवस्था, मौलिक अधिकार। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है जी? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसका संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और एक ब्लॉक स्तर पे है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति में ही पंचायती राज व्यवस्था वर्णित है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आगे चले, आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। डोलोमाइट डैश है? अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान, आग्नेय शैल, इनमें से कोई नहीं। डोलोमाइट यह एक अवसादी शैल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम का अयस्क है और है, यह भी पता होना चाहिए आपको। चलें आगे 80 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, नदियां, ओजोन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मीडियम लेवल का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेचुरल सेफ्टी वाल्व? नेचर सेफ्टी वाल्व, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को बोलते हैं भाई। ऑप्शन बी सभी ने आंसर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुअरी? देखिए, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख, जिनको एस्चुअरी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ताप्ती नदी और साथ में नर्मदा नदी, ये नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर की तरफ फटाफट से। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वत
यह जो है यह छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक, जिनसे नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी अमरकंटक, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ कामरूप? असम, बिहार, पटना, मणिपुर। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कामरूप किसका वर्तमान नाम है? असम का। आपसे पूछ सकता है कि असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्रा है। क्या है? पाटलिपुत्रा है। एक और है, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है नेफा। ये जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 84 नंबर है, नंदी पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? किस राज्य में है? नंदी हिल्स। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ कामरूप? ये तो ट्रांसलेट गलत हो गया भाई। 84 तो इंग्लिश में पुराना क्वेश्चन ट्रांसलेट है, ठीक है। इन विच स्टेट इज नंदी हिल्स लोकेटेड? चलिए, नंदी पहाड़ियां कहां है? कर्नाटक में है जी। कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आगे चलें, 85 नंबर देखिए, मानसरोवर झील डैश में स्थित है? नेपाल, भारत, तिब्बत, भूटान। लेक मानसरोवर इज सिचुएटेड इन? क्या आंसर करेंगे? आंसर करिए। मानसरोवर झील से किसका? सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है मानसरोवर झील से। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है, और ये कहां पे है? तिब्बत में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी के 15 क्वेश्चन है। 86 नंबर देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बता दीजिए। पद्मा, जमुना, ब्राह्मणी, गंगा। आंसर कर दीजिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और बांग्लादेश में किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। 87 नंबर, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन, तेल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, मिल्क उत्पादन से संबंधित है जी। ऑप्शन बी। क्या सभी ने आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने स्क्रीन पर, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार, झारखंड। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या नहीं पूछा है, जनसंख्या घनत्व पूछा है। जनसंख्या डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1000 लोगों में कितने लोग रहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट के अनुसार बात करेंगे तो 1100 समथिंग जो है वो बिहार की जनसंख्या है। ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। आगे देखिएगा 89, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? When is the shortest day in India? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। बेसिकली क्वेश्चन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए ध्यान से, भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, इसीलिए पूछा है भारत में सबसे छोटा दिन यह होता है 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को। जो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट चलेंगे, भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन 21 जून को, या यूं कहें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को
और सबसे छोटा दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। उल्टा चलेगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चलें आगे। आगे देखिएगा 90 नंबर, कंप्यूटर में स्थित आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है? क्रोमियम, सीसा, कॉपर, सिलिकॉन। जल्दी आंसर करिए जी। व्हाट इज द आईसी चिप लोकेटेड इन द कंप्यूटर यूजुअली मेड ऑफ? तो ये बनी होती है सिलिकॉन से, जो कि एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। 90 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, आखिरी के 10 प्रश्न बचते हैं। मैं उम्मीद करूंगा टेस्ट पसंद आ रहा होगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही आपको डेली टेस्ट लगाना है। सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी डिले स्टार्ट हुई थी, ठीक है, बट 10 से 11 के बीच में अप्रोक्सीमेट क्लासेस चालू हो जाती हैं। कल क्लासेस नहीं हुई थी, उसके लिए माफी चाहेंगे। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, बता दीजिए। सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? न्यूटन ने बल की परिभाषा दी थी। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था भाई? केपलर ने दिया था। 92 नंबर देख लीजिए, हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन हैं? चार्ल्स डिकेन, जेके रॉलिंग, चेतन भगत, मार्गरेट थ्रेचर। हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बुक सीरीज? क्या आंसर करेंगे? हैरी पॉटर बुक सीरीज के जो लेखक हैं वो हैं जेके रॉलिंग। ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया है भाई, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 93 की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 27 जून, 7 अप्रैल। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन बी। 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 94, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? और ध्यान दीजिए, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 95 देखिए, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग, शूटिंग, बास्केटबॉल, पोलो। आंसर करिए, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है? तो शूटिंग में होता है, निशानेबाजी में, ऑप्शन बी। 96 देखिएगा, तेलंगाना राज्य का विभाजन किस राज्य से हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। तेलंगाना राज्य का विभाजन किस राज्य से हुआ है? तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी, ये सभी को पता होना चाहिए। और इसका विभाजन आंध्र प्रदेश से हुआ है, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना राज्य। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? यहां पर जो भी ऑप्शन डी को बता रहे हैं ना, जापान, उनका आंसर करेक्ट है। ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। 98 देखिएगा, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, बताइए? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 99 है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? When did the क्रिप्स मिशन came to India?
ऑप्शन अवेलेबल है 1940, 42, 43, 1945। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? 1942 आपका आंसर करेक्ट है जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क का दिया है, होमवर्क लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर करिए। अकबर डैश वर्ष की अवस्था में सम्राट बना था? 16 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 10 वर्ष? आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन सी को बता रहे हैं 13 वर्ष, उनका आंसर करेक्ट है जी। अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जीके स्पेशल हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके से संबंधित पूरे 100 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, कुछ क्वेश्चन नए थे, उनसे रिलेटेड थे, इजी लेवल, और कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा इन 100 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, आज की क्लास कैसी लगी है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? डेली सुबह हमारी 10 बजे क्लास होती है, आज की क्लास थोड़ी डिले है, नहीं तो हम डेली सुबह 10 बजे लगभग क्लास करते हैं। ऑप्शन है उर्दू, अरबी, फारसी या फिर हिंदी। ये होमवर्क का है, अपनी अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सभी को पसंद आया होगा, सभी ने आज का टेस्ट एंजॉय किया होगा। बताइएगा आज के सेशन में आपको कितने स्कोर हुए हैं, कैसा लगा है सेशन। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।